आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हमने पाक के 5 फाइटर जेट मार गिराए। जांच से नाखुश आरजीकर पीड़िता के माता पिता ने सीबीआई निदेशक से की मुलाकात। कपिल सिब्बल ने पूछा सवाल, कहा जगदीप धनखड़ का है, न लोकेशन का पता न ही कोई आधिकारिक सूचना। बिहार चुनाव के बीच चिराग पासवान से नाराज भाजपा ने दे दी चुप रहने की हिदायत। भारत पर टैरिफ बम फोड़ने के बाद ट्रंप ने फिर किया दावा, कहा मैंने ही रुकवाई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग। अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद संघर्ष देखने को मिला था। भारत की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष देखने को मिला था। भारत की तरफ से इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए हमने पाकिस्तान को साफ और कड़ा संदेश दिया था। गिराए गए विमानों में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक जासूसी विमान AWACS था। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने पुष्टि की है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों और एक AEWACS विमान को मार गिराया है। पाकिस्तान को हुए नुकसान की संख्या के बारे में वायुसेना के सर्वोच्च पद से यह पहली पुष्टि हुई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि हमारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की पहले और बाद की तस्वीर है। यहाँ लगभग कोई सामान नहीं बचा है। आसपास की इमारतें लगभग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे पास न केवल फुटेज थे बल्कि स्थानीय मीडिया से भी तस्वीरें थी जिनके जरिए हम अंदर की तस्वीरें प्राप्त कर सकते थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर में जबरन घुसने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। झारखंड पुलिस ने कहा है कि उसने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ 2 अगस्त को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज की है। क्या मामला आ गया बीच में यार, ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई? आप गिरफ्तारी देने चले आए? 51 केस हो चुका है। यदि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मंशा ये है कि मुझे जेल डालना है तो आज जेल ही चले जाएंगे, ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो भाई भतीजावाद है, इसे तो लड़ाई जारी रहेगी ना। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भगोड़े थोड़े, हम भाग के तो नहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं, सीधे थाना जा रहे हैं। क्या मामला क्या है सर? क्या मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। यदि मैंने किसी को धक्का दिया तो पुलिस को धक्का दिया होगा जी। पुलिस FIR नहीं कर रही है। यदि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा होगा तो मजिस्ट्रेट को परेशानी होगी। मजिस्ट्रेट ने FIR नहीं किया। एक ऐसा आदमी जिसका कोई पंडा ही नहीं है, वो जजमान ही नहीं है उसका, वो कैसे गर्भगृह में था? वो कौन है? वो क्या दामाद है हेमंत सोरेन जी का या राहुल गांधी जी का दामाद है? उसने किस आधार पर वो गर्भगृह घुस गया? मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मेरे ऊपर FIR हो गया। जो इलीगल आदमी है वो इलीगल आदमी FIR कर रहा है। ये तो सरकार चल रही है। तो 5 दिनों बाद कैसे FIR हुआ है? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आदमी कौन है? वो पंडा भी नहीं है, उसको एक भी जजमान नहीं है, और उस मंदिर का ट्रस्टी हूँ मैं। मेरे ऊपर एक इलीगल आदमी से FIR करा दिया। राजनीतिक नेताओं सहित सभी क्षेत्रों के लोगों ने आज भारत छोड़ो आंदोलन की 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर अगस्त क्रांति मैदान में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के साथ गिरगांव चौपाटी स्थित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और अगस्त क्रांति मैदान तक पैदल चले। देखिए, आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति दिवस है, और इसलिए हम बरसों से, दशकों से ये मना रहे हैं। हमारे बुजुर्ग नेता स्वतंत्रता सेनानी जीजी परीख के नेतृत्व में ये शुरुआत हुई थी।
और हर साल हम इसे इसी तरह से मनाते हैं। और आज के दिन में, आज के उपलक्ष्य में इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है कि जन क्रांति का महत्व आज हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को जानना बहुत जरूरी है। जब हमारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, हमारा चुनाव में मतदान का जो पूरा प्रक्रिया है उसे भी एक तरीके से खारिज करने की एक साजिश का पर्दाफाश पिछले ही दिनों में हुआ है। तब ये जरूरी है कि हम रास्तों पर आकर जनता को ये एहसास दिलाए कि इसी शहर में 9 अगस्त 1942 में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई थी जो सही मायने में जन क्रांति थी और जिसके चलते आखिर में ब्रिटिश सल्तनत का सूरज ढला था। नहीं, वो बहुत जरूरी बात उन्होंने की है और जो आक्षेप और इल्जाम उन्होंने चुनाव आयोग पे लगाए हैं, चुनाव आयोग वो उनका खंडन उतनी हम मान सके उस तरीके से नहीं किया है। ये लग रहा है कि बहानेबाजी चल रही है उनकी तरफ से और इसलिए ये बहुत गहरी चिंता का विषय है कि जिस संस्था के ऊपर हमने ये दारोमदार रखा कि हमारी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और बिल्कुल ही एक ऑनेस्ट तरीके से चले, उसी के किरदार पे इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं और वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सक रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि जनता रास्तों पे आए और जनता की ताकत का एहसास सरकार को दे। आरजी मेडिकल कॉलेज बलात्कार पीड़िता के माता पिता ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद से मुलाकात की और अपनी बेटी के बलात्कार और हत्या के मामले में एजेंसी की जांच पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि दोपहर में एजेंसी मुख्यालय पहुंचे अभिभावकों को श्री सूद ने धैर्यपूर्वक सुना और अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने में उन्हें सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। दिल्ली गए, क्या हुआ थोड़ा सा बोलिए। सीबीआई से बात हुआ, दिल्ली का सीएम से क्या बात हुआ थोड़ा सा। सीएम से हमारा नहीं, माँ के साथ बात हुआ है। माँ को बोला है, उनको अपने गोद में लेकर बोला है आपको न्याय मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। और एक नारी शक्ति अवार्ड दे रहा था, हमने हाथ में लिया, उन्होंने दे रहा था, उसको सम्मान दिया और बाद में उसको वापस कर दिया। हम बोला है हम जिस दिन हमको न्याय मिलेगा हम आपका पास साथ आकर ले जाएंगे। सीबीआई से क्या बात हुआ अधिकारी के साथ? सीबीआई का पास हमारा बहुत क्वेश्चन था। जो उसका रिपोर्ट है 93 रिपोर्ट उन्होंने बनाया है, वो रिपोर्ट के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन किया था। इतना क्वेश्चन सुनकर उनका पास कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है। उन्होंने जो 93 रिपोर्ट सीएफएसएल से बनाया, उन्होंने वो सब रिपोर्ट कुछ जानता ही नहीं है डायरेक्टर ने। इतना क्वेश्चन करने के बाद वो उठकर चला जा रहा था और बोल रहा था कि हम एक केस छोड़ देंगे। उस टाइम में हम बोला कैसे, हमको बोल के क्या फायदा, कोर्ट में जाके, कोर्ट में तो मामला चल रहा है, कोर्ट में जाकर खड़े होकर बोलिए ना जो हम मामला छोड़ देंगे, उसके बाद हम समझ लेंगे क्या करना है। लेकिन फिर उठ आके बैठा और हमारे साथ बातचीत भी किया और उन्होंने बोला है सप्लीमेंट्री चार्जशीट देगा, यही बोला है। 3 बार करके बोला है सप्लीमेंट्री चार्जशीट देगा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट देगा, हमको विश्वास दिलाने के लिए। और जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उधर था और जो डीजी है हमारा ये इस मामले की वो भी था, उससे बात हुआ। उन्होंने हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने नहीं, उसका पास नहीं है और वो मानने का भी तैयार नहीं है। वो कलकत्ता पुलिस ने जो कवर अप करने का कोशिश किया था, उन्होंने भी इसको कवर अप कर रहा है। 1 साल से कवर अप कर रहा है। तो अमित शाह से बात होने का एक बात आपने कही थी, हमको एक उम्मीद था, लेकिन उन्होंने बोला सोमवार तक आप रहिए, हम बात करेंगे। लेकिन हमारा पास इतना टाइम नहीं था। इधर काल नवान्न अभियान है, आज WBJDF का रात जागो और जुलूस है, एक मसाल मिছিল उसने निकालेंगे कल स्क्वायर से, उधर हमको रहना है, इसलिए हम कल रात वापस चला है। दोबारा जाएंगे? वो ठीक से अपॉइंटमेंट देंगे तो बाद में जाएंगे। शिवसेना यूवीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी पूरी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां भी अनियमितताएं हुई हैं, जहां भी गड़बड़ी हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार कठपुतली बन गए हैं। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि फर्जी मतदाता बढ़ गए हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 5 महीनों में लाखों मतदाता बढ़ गए हैं, जो 5 साल में भी नहीं हो पाए। वो लगातार राहुल गांधी पर आरोप कर रही है कि बार-बार आरोप करने के बाद देखिए, राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर्नाटका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जहां जहां गड़बड़ियां हुई हैं, जहां जहां अनियमितता बरती गई, उसका जिम्मेदार कौन है। एक जमाना था, आपको याद होगा कि टीएन शेषन साहब का नाम देश के बच्चे बच्चे को पता था। आज ज्ञानेश कुमार जी का नाम सिर्फ राजनीतिक लोगों को ही पता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी पूरी तरह असफल हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार जी एक प्रकार से कठपुतली बन गए हैं, केंद्र सरकार के अधीन हो गए हैं। राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि फर्जी वोटर बढ़े हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लाखों वोटरों की बढ़ोतरी 5 महीने में हो गई, जो 5 वर्ष में भी नहीं हो पाई। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एक ही पते पे 50 लोग वोटर बने हैं, एक ही वोटर 10 जगह वोट कर रहा है। तो इन सब का जवाब तो देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ये कैसे कह के बच सकता है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी जी लापरवाह हैं। अरे वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास सबूत है। वो जो सबूत दिखा रहे हैं वो सब कुछ चुनाव आयोग के डोमेन में है, चुनाव आयोग के पोर्टल पे। राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि डिजिटल वोटर आईडी होनी चाहिए तो उससे समय बचेगा। एक मोबाइल के क्लिक पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं है। हार्ड कॉपी इकट्ठा करने में कितना समय लग रहा है? 6-6 महीने का समय लग रहा है। ये तो अध्ययन करते पता चल रहा है ये कितनी अनियमितताएं बरती गई हैं। तो अगर लोकतंत्र में, संविधान में जो चुनाव होते हैं, जो वोटिंग का अधिकार होता है, अगर उसी में धांधली हो गई तो फिर हमारी जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, हमारी जो लोकतंत्र, ये तो हुकुमशाही की तरफ बढ़ जाएगी, ये तो तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति जब तक मैनेज करना जानेगा तब तक वो सत्ता में बैठा रहेगा, दूसरा कोई आ ही नहीं पाएगा, जनता की आवाज बन ही नहीं पाएगा। जिस प्रकार आज लूटपाट मच रही है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी कहते थे कि दाऊद के लोग, ये लोग, वो लोग, 70,000 करोड़ के घोटाले लोग, आज सब तो सरकार में है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सब तो वॉशिंग पाउडर में धो धा के एकदम नए हो गए। तो यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से सवाल पूछना हमारा अधिकार है, जिम्मेदारी है, हम पूछते रहेंगे। आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप मानहानि का दावा करें, आप कोर्ट में मामले को ले जाएं, लेकिन हम सवाल पूछना बंद क्यों करें? राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कथित अनुपस्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने 22 जुलाई को इस्तीफा दिया था और आज 9 अगस्त तक उनकी कोई जानकारी नहीं है। सिब्बल ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमने लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहली बार पता लगा है। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि वो धनखड़ की सुरक्षा का ध्यान रखें। जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया, आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला।
अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए, तो मुझे तो फिक्र है। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ धराली में चल रहे रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात को देखते हुए काम में तेजी लाई गई है। सभी टीमें राहत बचाव कार्य में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। देखिए, आज भी जो है सुबह से वेदर क्लियर मिलने पर बहुत अच्छी हमारी जो सॉर्टीज थी वायुसेना की और युकाडा की, उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है, और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। हमारे 125 केवी के जो जेनसेट्स हैं वो पहुंच गए हैं चिनूक के द्वारा, और हरसिल और धराली पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफी तेजी पकड़ ली है। सारी टीम्स जो वहां एनडीआरएफ की, इंडियन आर्मी की, आईटीबीपी की, उत्तराखंड पुलिस की, एसडीआरएफ की, ये सभी टीम्स अब राहत बचाव कार्य में पूरी तेजी से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और इधर जो चॉपर से इवैक्यूएशन के ऑपरेशंस हैं वो भी लगभग अब जो बाहर के यात्री हैं उनको निकाल लिया गया है। आज जितने भी शेष वहां यात्री बचेंगे उनको भी, और जो बाकी लोग हैं लोकल्स, उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम लोग इसलिए बहुत जल्दी आज सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिए थे कि वेदर के फोरकास्ट को देखते हुए तो पूरी मशीनरी, पूरी ताकत उत्तराखंड शासन प्रशासन की इस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है, और हम लोग आशा करते हैं कि हम काफी आज भी इसमें आगे प्रगति और होगी। जी, वो हमारा एक फोकस है, और उसके लिए भी जो टीम्स हैं वो लगातार लगी हुई हैं, और जो जहां जहां रोड के रिपेयर के, कनेक्टिविटी जोड़ने के, और जो बेली ब्रिज हमें एस्टैब्लिश करना है उसके लिए भी कार्रवाई ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है। और बहुत जल्दी जो ये स्ट्रेच हैं भटवाड़ी, गंगनानी और उसके आगे के, ये रिस्टोर हो जाएंगे, जिससे कि हम न केवल इवैक्यूएशन में बल्कि जो हैवी इक्विपमेंट और अन्य सामग्री को रोड से भी कनेक्ट कर सकें। एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने लिखित में जवाब दे दिया है। अब 2 एपिक कार्ड के सैकड़ों उदाहरण आ गए हैं। चुनाव आयोग को पहले के चुनाव आयुक्तों को देखना चाहिए, उसके बाद फैसला ले, वरना बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई है उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ, तेजस्वी जी ने जवाब दे दिया, लिखित में जवाब दे दिया, अब आप करो फैसला। अब तो सैकड़ा उदाहरण आ गए हैं 2 ईपीआईसी कार्ड के। क्या ये दिक्कत क्या है ना, चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस हॉलमार्क हो गया इस चुनाव आयोग का। और मैं बार बार कह रहा हूं, देश में, मैं संभवतः मुझे याद है सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के दौरान या पूर्व, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग चुनाव आयोग पे भरोसा खो चुके थे। आज अगर वो सर्वे हो जाए तो ये आंकड़ा 75 से 80% जाएगा। 20% सिर्फ इसलिए भरोसा कायम रखेंगे शायद कुछ बदलाव हो। ये अपने आप में एक प्रमाण पत्र है चुनाव आयोग के लिए कि लोग आपसे शिकायत करें, आपके समक्ष साक्ष्य रख दे, ओथ पे दो। क्या होता है ओथ पे देना भैया? क्या होता है ओथ पे देना? मेरे गले में दर्द है, गला काट दो। मतलब कुछ मेरी समझ में, मैं समझता हूं कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला लें। नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राज्य का सियासी पारा पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान से भाजपा आलाकमान कुछ नाराज दिख रहा है। सूत्रों की माने तो भाजपा ने चिराग पासवान को चुप रहने की हिदायत दी है। दरअसल यह सब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेताओं की नाराजगी के बाद हुआ है। सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान द्वारा लगातार बिहार सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयानों से जेडीयू नेता नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से इसकी शिकायत की। बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एलजेपी चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार एंटी बिहार की कानून व्यवस्था पर सरकार की आलोचना की है।
बिहार चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। वही आलाकमान चिराग पासवान से क्लोज डोर मिल सकता है। वही बीजेपी समय समय पर साफ तौर पर कहती आई है कि बिहार में उनके नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। सत्तारूढ़ गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार की योजना और बिहार में चिराग पासवान की एंट्री बिहार में गठबंधन को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि केवल सवालों के गोले दागना और फिर युद्ध के मैदान से भाग जाना, ये काम तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता ही कर सकते हैं। केवल सवालों के गोले दागना और पीछे युद्ध के मैदान से भाग जाना, ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता ही कर सकते हैं। अगर आपने फर्जी एपिक चुनाव आयोग के सामने रखकर आयोग की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में लाने की एक नाकाम चेष्टा की, तो फिर आयोग ने बिल्कुल सही निर्देश दिया है और इससे साबित होता है कि एसआईआर बिल्कुल सही दिशा में हुआ है और जो बेचैनी और घबराहट है, अब परत दर परत उसकी पोल खुल रही है। तेजस्वी यादव को जवाब देना ही होगा और निसंदेह जो जनप्रतिनिधित्व कानून के जो प्रावधान है, कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला राजनेता इस तरह के अराजक रवैये का प्रदर्शन करके बच जाए, ये मुनासिब भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। लगातार राहुल गांधी हमले कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि वोट में फ्रॉड हुई है, तो यहाँ तो क्यों नहीं सत्यापन कर रहे हैं? क्यों नहीं सत्यापन कर रहे हैं? उन्होंने बोला एफिडेविट में नहीं तो दे दें। सवाल ये है कि देश में अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में अगर निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद एसआईआर कराने का फैसला लिया है, तो इसकी वजह क्या है? कई राज्यों में डुप्लीकेट मतदाता हैं और एसआईआर के जरिए जब हाउस लिस्टिंग होती है तो फिर इस गहन पुनरीक्षण के दौरान ऐसे जो डुप्लीकेट मतदाता हैं, जो कहीं पलायन जिनका हो चुका हो, जो जीवित होने के कारण मतदाता सूची में है लेकिन दरअसल वो इस दुनिया में नहीं है, या जिनका कोई अता पता नहीं है, यही तो श्रेणियां हैं। तो फिर क्या ऐतराज हो सकता है? राहुल गांधी जी को पूरे देश में एसआईआर को लेकर अपना समर्थन जारी करना चाहिए और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को कहना चाहिए कि भाई फर्जी एपिक लेकर के आप निर्वाचन आयोग पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, सही तरीके से प्रहार करिए ना, ये अनैतिक तरीका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद स्थिति को संभाल लिया था, जो एक परमाणु युद्ध में बदल सकता था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यह भी दावा किया है कि इस संघर्ष के दौरान 5 या 6 विमान मार गिराए गए थे। ट्रंप ने इस दौरान ये क्लियर नहीं किया कि जो विमान तबाह हुए हैं वो भारत के थे या पाकिस्तान के, या फिर वो दोनों देशों के नुकसान की बात कर रहे थे। भारत ये कहता रहा है कि दोनों देशों ने अपनी सैन्य कार्रवाई आपसी बातचीत के जरिए रोकी थी और इसमें अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान की मौजूदगी में दिया है। ये तीनों नेता एक त्रिक्षेत्रीय हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए, जहां अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौता पर दस्तखत किए गए हैं। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति के तौर पर मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा दुनिया में शांति और स्थिरता लाना है। आज का यह समझौता भारत और पाकिस्तान के साथ हमारी सफलता के बाद हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वे एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे थे, हालांकि काफ़ी गंभीर हो गए थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं एक बड़ा टकराव शायद परमाणु युद्ध हो सकता था, लेकिन ठीक पहले दोनों महान नेता एक साथ आए और हालात को संभाला। ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने ट्रेड डील के जरिए ही भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को सुलझाया। उन्होंने कहा, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच मामला सुलझाया। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।